फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इसमें आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें मैंने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में आपको समझाया था कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक्चुअली में फोर्स होता है दो मासेस के बीच में। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके दो डिफरेंट मासेस होंगे, उन दोनों के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gmm/r²। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.677 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिसकी ये यूनिट है जो मैंने आपको बताई थी, कैसे आई थी। आप मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे। इन ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं Gmm/d²। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, जो आपका G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो D है आपको डिस्टेंस बिटवीन M और M, मतलब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन दोनों की डिस्टेंस M और M। ओके फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा फ्री फॉल, कि क्या होता है हमारा ये फ्री फॉल। तो विथ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड फ्रीली फॉलिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स एक्सेलरेट डिफरेंटली, स्टोन वर्सेस फीदर। क्या मतलब हुआ कि फ्रीली फॉलिंग किसको कह रहे हैं हम? फ्रीली फॉलिंग हम उसको कह रहे हैं जहाँ पे जो हमारा एयर है, जो एयर का जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो कैसा हो जाए, हमारा नेग्लिजिबल हो जाए। कैसा हो जाए फ्रेंड्स? नेग्लिजिबल। तो जहाँ पे हमारा एयर का रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट जो हमारा फॉल करेगा वो उसकी कंडीशन कैसी होगी? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक लड़की है, ऊपर से स्टोन गिरा रही है, तो इसकी जो स्टोन गिर रहा है वो कैसी कंडीशन है? एक फ्री फॉलिंग कंडीशन है। अब देखते हैं कि इसमें अगर हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, स्मॉल g, तो स्मॉल g को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। क्या कह रहा है ये? कि जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब जो स्टोन ऊपर से गिरा उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, तो जो एक्सेलरेशन जो आया उसको हमने क्या मान लिया? स्मॉल g। द यूनिट ऑफ स्मॉल g इज सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर/सेकेंड²। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको अगर हम g मान रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होगी उसको भी तो हम g के इक्वल ही मानेंगे। तो इसमें भी हमने एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट है उसको g के इक्वल रख दिया, मीटर/सेकेंड² इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में वो? फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब जो सेकेंड लॉ है हमारे मोशन का, उसमें क्या कहता है? ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब जो हमारी फ्री फॉलिंग हो रही है, आपने भी देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वो वेलोसिटी से, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन उसके अंदर आएगा ही आएगा जब वो मूव करेगा। तो उसमें क्या कंडीशन हुई? F = ma, इसके इक्वल हम उसको लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने a को क्या मान लिया था? g मान लिया था। a को हमने क्या माना था? g। तो fa की जगह क्या लिख लिया हमने? fg। दिख रहा होगा, fa की इक्वल हमने क्या लिखा है? fg। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि जो mg इक्वल्स टू जो F क्या था हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी Gmm/r² निकाला था, और G इक्वल्स टू हमने क्या लिख लिया? Gm/r²। अब जी Gm/r² कैसे आया?
ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो m है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो स्मॉल m था, इसने स्मॉल m को इन्होंने क्या किया, स्मॉल m को इन्होंने 1 के इक्वल ले लिया। तो जब हम इसको मास को 1 मान के चलते हैं तो जो स्मॉल g है वो हमारा क्या आ गया, G/m/r²। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से भी इन्होंने क्या किया कि एक कंडीशन और दिख रही है मेरे को कि यहाँ पे जो m है mg, और यहाँ पर जो हमारा mm, कैपिटल M एंड स्मॉल m, तो ये m और m कैंसिल कर दिए इन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो कंडीशंस हमें दिख रही हैं, या तो हम इसको m को 1 मान के चलें, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो g निकल के आया स्मॉल g, वो Gm/r² करके आ गया। तो यहाँ पे जो कैपिटल M हमारा आया वो हमारा क्या, मास ऑफ द अर्थ, और जो d है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। तो जो d निकल के आया वो क्या, हमारी डिस्टेंस किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट की और अर्थ के बीच में। अब क्या कह रहा है वो कि ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r। क्या कह रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट अर्थ के नज़दीक में होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उसकी अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है कि F इक्वल टू mg लिया है, mg इक्वल टू Gmm/r² किया हुआ है। तो यहाँ से g इक्वल टू Gm/r² ले लिया इन्होंने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस करने हैं। पहला कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ से आपको मास ऑफ अर्थ रखना है, g की वैल्यू आपको पता ही है, और डिस्टेंस रखनी है। तो यहाँ से आपको स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी कैलकुलेट होके क्या आती है 9.87, ऐसी कुछ हम निकाल के रखते हैं, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड द मास। ओके फ्रेंड, तो देखिए नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो क्या है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, मास और वेट क्या होता है। देखिए मास इज़ अ फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। मास क्या हमारी फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ मास नो मैटर वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। देखिए आपकी बॉडी के अंदर कितना मास है, तो जो मास अगर आपका अर्थ पे है वही आप किसी और प्लेनेट पे चले जाइए तो वही मास आपके उस बॉडी पे रहेगा। जैसे 10 किलो का वाट है, सपोज़ करिए एक वेट ले लिया मैंने 10 kg का, और 10 kg का वेट मेरे हाथ में है, और उसी को अगर मैं कहीं और भी लेके जाऊं या किसी चांद पे ले गया मैं उसे, सपोज़ करिए, तो वहाँ पे वो 10 kg का ही रहेगा। तो वो तो हो गया हमारा उसका क्या, मास। अब जो वेट होता है वो क्या है, वेट इज़ नॉट फंडामेंटल, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस इन द यूनिवर्स। अब क्या कह रहा है, जो वेट होता है हमारा उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे, सिचुएशन पे, यूनिवर्स की सिचुएशन पे, कि मतलब कहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो वेट को हमने किसके अकॉर्डिंग मान लिया, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मान लिया। तो वेट इक्वल टू क्या मान लिया हमने, Fg। यहाँ देख पा रहे होगे आप, वेट इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, Fg। तो Fg को हमने किसके इक्वल रख लिया, Gmm/r², ठीक है ना। तो फोर्स तो जो लगी रहा था उसकी फॉर्मूला तो ये हो गया Gmm/r², और जी किसके इक्वल और था हमारा, mg के इक्वल्स था, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वेट जो हमारा लग रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको पुटअप करने हैं, इसकी PDF फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब 6th पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून पर, उसको देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो देखिए
द मास ऑफ द मून इज़ लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो मून का जो मास होता है वो अर्थ के मास से बिल्कुल कम रहता है, ठीक है। सो द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन द अर्थ, जिसके कारण जो मून पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम लगता है अर्थ के अपेक्षा, ठीक है ना। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इस वेट ऑन द अर्थ। तो इससे क्या निकल के आया कि जो वेट आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, जो वेट आपका अर्थ पर है, अगर उस वेट को मैं 6 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि उसका 1/6 कर दूँ मैं, तो जो वेट निकल के आएगा वो वेट आपका मून के ऊपर रहेगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो ये लाइन तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है ना। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अ फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है वो, जो वेट होता है किसका, ऑब्जेक्ट का अर्थ पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है हमें, देखिए द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स, जो फोर्स जो लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ पे, विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा जो हमारी अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, और जो वेट है आपका ऑब्जेक्ट का मून पे, तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए अर्थ पे जो वेट है हमारा उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, हमारी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, और जो मून पर जो वेट आ रहा है हमारा, तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, हमारा मून अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे उसका मास दे रखा है और रेडियस दे रखी है, दोनों चीज़ों की, अर्थ की और मून की। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आपको ये कैलकुलेट करना है जी की वैल्यू को, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मास मिल चुका है आपको, रेडियस भी मिल चुकी है और मून का भी दिया हुआ है, तो दोनों का आप कैलकुलेट करके देखना कि फोर्स क्या निकल के आ रहा है दोनों पे, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या निकल के आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून हुज मास इज 12 kg। तो अब मून पे क्या वेट होगा उस बॉडी का जिसका अर्थ पे वजन कितना है, 12 kg। तो इस चीज़ को आप कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। अभी कैसे बताया था मैंने आपको, उसी तरीके से करना है कि अर्थ पे हमारा वेट इतना है और मून पे अलग है हमारा, तो कैसे निकालेंगे उस चीज़ को आप पढ़िए और करिए। अब 7th वाला और देखते हैं पॉइंट हमारा क्या कहता है। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बता रहा है जी हमें पॉइंट, कुछ क्या कह रहा है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मतलब थ्रस्ट वाला फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है भैया। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। और प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। और प्रेशर क्या है, प्रेशर वो है कि जितना ऑब्जेक्ट ने जो एरिया कवर किया, यूनिट एरिया जो कवर किया ऑब्जेक्ट ने, उस पर कितना फोर्स लगा वो हमारा क्या हो गया, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ से हमारा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं कि प्रेशर के ऊपर आपको कई सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है ना। कम से कम 5 नंबर का न्यूमेरिकल तो आपको मिल ही जाएगा प्रेशर के ऊपर, थ्रस्ट अपॉन एरिया करके। तो जो ऐसा यूनिट होती है थ्रस्ट की वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो थ्रस्ट एक तरीके से क्या है हमारे यहाँ फोर्स है, तो फोर्स हो गया न्यूटन, ठीक है। और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम ऐसा यूनिट कैलकुलेट करते हैं। और इसको हम और भी क्या कह देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बताओ, पास्कल, ठीक है। अब देखो किसी फ्लूइड में प्रेशर लग रहा हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो किसी फ्लूइड के अंदर अगर प्रेशर लग रहा होगा, कोई पानी के अंदर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में लगेगा।
तो प्रेशर एक्सर्ट ऑन फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो इनका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा प्रेशर किसी फ्लूइड में लग रहा है तो वो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा सभी डायरेक्शंस में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बायोएंसी की। बायोएंसी फोर्स क्या होता है, देखिए, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोएंस फोर्स। मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाएंगे, ठीक है ना, तो उसके पास जो फोर्स लगेगा, मतलब क्या हुआ, आप किसी भी मग को लेना अपने और बाथिंग टब में उसको दबाना, ठीक है, पानी भरे हुए में, तो उसमें आप देखोगे एक प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब नीचे की तरफ से वो ऊपर की तरफ आने के लिए बड़बड़ाएगा एकदम से कि क्यों दबा रहे हो, मेरे को ऊपर आने दो, ऐसे करके, ठीक है ना। तो जो जो फोर्स लग रहा है ना उसको बायोएंस फोर्स बोलते हैं। तो जो बड़बड़ाहट हो रही है ना उसकी ऊपर आने के लिए, उस मग्गे की जो हम डुबा रहे हैं पानी के अंदर, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोएंस फोर्स। तो इसी को हम अलग अलग नाम क्या देते हैं, बायोएंसी और अपथ्रस्ट। तो थ्रस्ट मैंने अभी बताया था आपको, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। तो नीचे से जब वो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट पे, तो कौन सा फोर्स हो गया, अपथ्रस्ट, मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है वो, ठीक है ना। अब देखिए आगे, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अब ये 10th पॉइंट है, ये हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये 11th पॉइंट है, आर्किमेटिक प्रिंसिपल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम 10th पॉइंट समझ लेते हैं क्या कहता है। देखिए 10th पॉइंट की हेडिंग है कि जो कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, आप देखते होगे ना, बड़ी बड़ी नावें बन जाती हैं, तैरने लगती हैं, है ना, लकड़ी नहीं डूबती। क्या रीज़न है, मतलब कि पानी के हम जाते तो हम डूब जाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं डूब रहे, ऐसा क्या रीज़न आ गया भैया। तो कैसे देखा जाएगा, देखो, टेक सम वाटर इन ए बीकर, किसी बीकर में पानी ले लो, ठीक है। टेक ए पीस ऑफ कॉर्क एंड आयरन नेल ऑफ द सेम मास। अब सेम मास का आप एक कॉर्क ले लो, बोतलों के ऊपर ढक्कन लगाते हो आप लैब में, हाँ वो कॉर्क वो ले लो, और एक आयरन नेल ले लो, कील, और दोनों का मास कैसा रखना, सेम रखना, मतलब दोनों का वेट कर लेना, दोनों का वेट एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। और प्लेस देम ऑन द वाटर, और वाटर के ऊपर उनको रख दो। द कॉर्क फ्लोट्स एंड द नेल सिंक्स। तो आप देखोगे क्या कि आपने कॉर्क रखा था वो तो फ्लोट कर रहा है, और जो नेल थी वो डूब गई। तो आप सोचोगे कि दोनों का जब मास सेम था तो नेल क्यों डूब गई और ये कॉर्क क्यों फ्लोट करने लगा। तो इसका रीज़न देखिए, इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ लेस, इसमें सबसे बड़ा फ़र्क किसका आया, हमारा डेंसिटी का। और डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की अगर कम रहेगी देन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड की डेंसिटी से, इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड। एंड इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इट विल सिंक इन दी लिक्विड। तो मतलब क्या हुआ, पानी की कुछ डेंसिटी होती है, अगर उस डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी हो गई तो वो चीज़ डूब जाएगी, ठीक है। और पानी की डेंसिटी से अगर डेंसिटी कम है तो वो चीज़ तैरेगी उसके ऊपर। तो ये इस बेसिस पे हमारा रहता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्यों फ्लोट करते हैं और क्यों सिंक हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा, वाटर की डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार रीड ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उससे क्या रहेगा कि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ वो आपके पास पहुँच जाया करेगी। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मैं आपको घंटी कर दिया करूँगा कि भैया हम आ गए हैं, हमारी वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू।